नमस्कार। डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से भरा लिया मां गंगा और काल भैरव का आशीर्वाद। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता हुए शामिल। भाजपा के दिग्गजों का प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के कोडरमा में करेंगे चुनावी रैली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में करेंगे प्रचार। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में की जनसभा। योगी आदित्यनाथ यूपी के दरियाबाद में भरेंगे हुंकार। विपक्षी दलों की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैली। झांसी में एक तरफ राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली तो वहीं मायावती का भी प्रचार। प्रियंका गांधी अमेठी में तो मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर में संभाल रहे हैं कमान। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का निधन। दिल्ली से पटना ले जाया गया पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दल के नेताओं ने जताया शोक। आज शाम पटना के गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। संदेश खाली में फिर शुरू हुआ महिलाओं का विरोध। तृणमूल कांग्रेस और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के खिलाफ प्रदर्शन। अपनी सुरक्षा के लिए गांव की सड़कों पर पहरेदारी करने को मजबूर। और आज से 25 मई तक फ्रांस में दिखेगी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की धूम। भारत पर्व में सेव द डेट का होगा विमोचन। दुनिया भर के बड़े चेहरे रेड कार्पेट की बढ़ाएंगे शान। और आइए सुर्खियों के बाद सबसे पहले खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 2014 में यहां से रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुए थे। उनके नामांकन के लिए अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस ऐतिहासिक सीट के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात है। उन्होंने लिखा कि जनता के आशीर्वाद से पिछले दशक में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आने वाले समय में काम की यह गति और भी तेज होगी। वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी की।
नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि बगैर उनकी अनुमति के कोई भी काशी में ठहर नहीं सकता है। नामांकन से पहले काल भैरव के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जी के कई मायने हैं। उनका काशी के साथ विशेष नाता है, जो सांसद रहते हुए कई बार देखने को मिला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वाराणसी से नामांकन दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर काशी के लोकसभा उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने लिखा कि उनके मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण ने एक दशक में परिवर्तन ला दिया है। आज वो देश को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने आगे लिखा कि विश्वास है कि देश के बाकी लोगों की तरह वाराणसी के लोग भी उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि नामांकन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के सभी समर्थक उनके साथ हैं। ये एकता हमारी ताकत है और एनडीए की इस एकजुटता का हमें पूरे देश में फायदा मिल रहा है। एनडीए की वो एकजुटता है जिसका यकीनन हम लोग को लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल के उपलक्ष्य में पूरा शहर मोदीमय हो गया। अपने में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर समाहित किए बाबा विश्वनाथ के इस शहर ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। इसी उपलक्ष्य में शहर की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए मंगल कामनाएं की। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान चुनाव का मिजाज और गठबंधन की एकजुटता जानने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से खास बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। निषाद और ओम प्रकाश राजभर, आज नामांकन में हमने देखा एनडीए की एकजुटता दिखी, क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर जी? देखिए, खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वाराणसी संसदीय से पर्चा भरे हैं। ये बनारस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है कि आज देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें का लक्ष्य है एनडीए के सहयोगियों के साथ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 और देश में 400 पार सीटें हम लोग जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है। संजय निषाद जी, आप क्या कहेंगे, क्या कहना आप? सौभाग्यशाली है देश की जनता कि मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे बनारस में, और हम मछुआरों की जिम्मेदारी बनती है, गंगा पुत्रों की, कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। पूरे देश के मछुआरों ने तय कर रखा है, देश की जनता ने तय कर रखा है, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल हमारे साथ है। अनुप्रिया जी, एनडीए का पूरा जो सहयोगी दल है सब मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हम एनडीए के सभी पार्टनर्स आज यहाँ काशी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर आए हैं। उनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, उनके नेतृत्व में हमारा विश्वास है, भरोसा है। तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है और काशी की जनता रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दर्ज करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य है इस बार, एक भी सीट कह रहे बीजेपी इस बार कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमारा एनडीए का कुनबा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो चुका है। जैसे 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, वैसे भाजपा, अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी और आरएलडी पांचों ने मिलाकर एक मजबूत मुट्ठी बनाई है और इस बार हम उत्तर प्रदेश को तीसरी बार फतेह करके एनडीए को सबसे ज्यादा मजबूती देने जा रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके साथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जिताने में। हमने देखा कि तमाम एनडीए के सहयोगी नेता मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से नामांकन में। कैमरामैन मुरली पांडे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज।
जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के सेवा काल का पूरा विश्वास है और आगे आने वाले अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताएगी। अपार आशीर्वाद हमें यहाँ के नागरिक दे रहे हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में किए सेवा कार्य काम पर और आगे आने वाले अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने के लिए अब देश की जनता ने मन बना लिया है। 400 से अधिक सीटें मोदी जी के झोली में जाएंगी और उत्तर मुंबई एक रिकॉर्ड मार्जिन से मोदी जी को जीत में मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कहा कि वो जनता को गारंटी देते हैं कि उन्हें सम्मान से जीने का हक मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हिंदू, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को देश का नागरिक बनने से नहीं रोक सकती। मैं गारंटी देकर जाता हूं बनगांव वालों, किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी, नागरिकता भी मिलेगी और देश में सम्मान के साथ जी भी पाओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दुनिया की कोई ताकत मेरे हिंदू शरणार्थी भाई, बौद्ध शरणार्थी भाई, जैन शरणार्थी भाई को नागरिक बनने से रोक नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। कांग्रेस ने सुप्रिया भारद्वाज को राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक घोषित किया है। सुप्रिया भारद्वाज पार्टी में राधिका खेड़ा की जगह लेंगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं और वो उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है, कोई लोग मन बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के झांसी में इंडी गठबंधन की संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के जीत का दावा किया और सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात की। हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये सारी तमाम खबरें थी 24 की चुनौती की। इसमें अभी के लिए इतना ही।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कल शाम दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 72 साल के थे। बीते कुछ समय से गले के कैंसर से भी पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना ले जाया गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास में रखा जा रहा है। इसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालू प्रसाद यादव समेत कई पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। और सीधा रुख करेंगे अमेठी का। जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां डिजिटल काम नहीं होगा और यहां तो डिजिटल कोई जानता नहीं है। अरे आजकल तो सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। आजकल गांव में काम करने वाला खेत मजदूर जो काम करता है वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया, कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। हमारे युवाओं को मोदी जी ने पहचाना, ये कांग्रेसी नेता कभी पहचान नहीं पाए। ये आज बताओ, अभी राजेश जी बता रहे थे, आपके गांव अब पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसने परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया। मोदी जी ने आपके घरों तक गैस का सिलेंडर और गैस का कनेक्शन पहुंचाया और आप अगले 5 साल में देखना आपके घर तक सस्ती गैस पाइप से पहुंचेगी, पाइप से पहुंचेगी, सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जानकर खुशी होगी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बैठे हैं सारे पुराने लोग, ये सतीश गौतम से लेकर के ददन मिश्रा, इन सबसे पूछो। मैं 1993 में विधायक बन गया था, 1993। मेरे जमाने में मेरे को मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ हर साल आके बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ। कहता था इस बार आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 बताइए किसको दें? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार। ये 2 मकान मैं लेकर के क्या करूंगा बीडीओ साहब? ये तेरे को ही मुबारक, ये इंदिरा जी को मुबारक, ये इंदिरा आवास योजना तुम ही रखो, इससे हमारा काम नहीं चलता। लेकिन देखो परिस्थिति बदली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज 4 करोड़ घर बन करके तैयार हो गए, 4 करोड़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसका प्रसारण आप देख रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दुख व्यक्त किया। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बिहार भाजपा और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर अपूरणीय क्षति है। वो बिहार के लोगों का सुख दुख बांटते थे। व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे। पूरे बिहार को क्षति है, बीजेपी को क्षति है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने एक अभिभावक, नेता, मित्र खोया है। सुशील जी बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद वही एक नेता थे जिसको पूरे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे। कहीं भी कुछ घटना हो जाए, कोई पहुँचे न पहुँचे, सुशील मोदी जी पहुँचते थे। और हमारा तो उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर कहा कि सुशील मोदी भाजपा के आदर्श और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। पूरे देश में उनका सम्मान था। उनका निधन न सिर्फ भाजपा बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। सुशील मोदी जी देश के वरिष्ठतम राजनेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और न केवल बिहार वरन पूरे देश में उनका सम्मान था।
देश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है। सुशील मोदी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गीता अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को प्रकाशित करती है और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति ने आज संसद भवन एनेक्स एक्सटेंशन बिल्डिंग में संविधान विशेषज्ञ पद्म भूषण सुभाष सी कश्यप की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता सफल, सार्थक और सुखी जीवन का मार्ग का विमोचन किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक का लेखन सुभाष कश्यप ने 95 वर्ष की आयु में किया है। सुभाष कश्यप अब तक राजनीति शास्त्र पर 100 से ज्यादा पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। इसी मौके पर उनकी पुत्री डॉक्टर स्वाति कश्यप भी उनके साथ मौजूद थी। इस पुस्तक का उद्देश्य गीता के श्लोकों का अर्थ सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। When in doubt, when of two minds, when in the Macbeth syndrome, to be or not to be, you have a light at the end of that tunnel, and that light is flickering from Gita. Gita teaches you sublimity, spirituality, religiosity, commitment to your duty, distancing yourself from self. पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ की औरतें फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस की साठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई हैं। महिलाओं ने यहां गांव की सड़कों पर रात में पहरेदारी शुरू कर दी है। असल में तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली को लेकर अब एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें संदेश खाली से ताल्लुक रखने वाली भाजपा नेता के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। इसी वीडियो फुटेज पर नया बवाल मचा है। यहां की महिलाओं ने ही इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है और कहा है कि टीएमसी यहां के भाजपा नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो फर्जी वीडियो बना रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके विरोध में ये ताज़ा घटनाक्रम हो रहा है और महिलाएं रात में बाकी औरतों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी कर रही हैं। इस बीच कथित फर्जी वीडियो के जरिए फंसाए गए स्थानीय भाजपा नेता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज फिर सुनवाई होगी। वहीं कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने एक पीड़ित महिला के अपहरण के केस में गिरफ्तार किया था। रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में थे। इससे पहले उन्हें स्पेशल कोर्ट ने 14 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राज्य पुलिस के बयान के मुताबिक माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। 30 नक्सलियों में से 9 पर 39 लाख का इनाम भी घोषित था। इस साल अब तक 180 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 76 नक्सली पकड़े गए हैं।
और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।